हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। प्रीवियस सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है। ओके, ये मई 2007 में पूछा गया था। आरटीपी नवंबर 2019 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑन 2nd of June 2007 the stock of Mr. Black was destroyed by fire. However, following particulars were furnished from the records saved. Stock at cost on 1/4/2007, 2006, 1,35,000. Stock at cost 90% of cost on 31st March 2007. तो अब थोड़ा समझ लेना बेटा, यहाँ पे हमको फिगर देख के समझ में आ रहा है कि हमको पिछले साल का ही फिगर, मतलब डेट्स देख के समझ में आ रहा है कि पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई टेल यू व्हाई। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ फायर आपकी दी हुई है 2nd of June 2007 और ये आपको फिर ओपनिंग स्टॉक दिया 1/4/2006 का और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया 31 मार्च 2007। अब डेट ऑफ फायर है 2 जून 2007 और इंफॉर्मेशन पिछले साल की भी दी है, तो आप समझ जाओ क्या है। अब हमको क्या करना है, वहां पे हमको स्टॉक हमको पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस पीरियड का तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब उसने हमको पिछले साल का यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक ऑन, ओके, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/4/2006 1,35,000, देन स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट 31st March 2007, परचेज फॉर द ईयर पिछले साल का परचेज दिया है, फिर पिछले साल का सेल्स दिया, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007, परचेज फ्रॉम 1/4/2006 टू 2nd of June 1/4/2007 टू 2nd of June 2007। इस साल का हमको परचेज दिया है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। वैसे ही फिर 1/4/2007 से लेके 2 जून 2007 इस साल का हमको सेल्स भी दिया हुआ है बेटा इसने। ठीक है, अब आगे हमसे कहता है सेल्स अप टू 2nd of June 2007 include ₹75,000 being the goods not dispatched to the customer. The sale invoice price is ₹75,000। अभी क्या कहता है, इस साल का जो सेल्स है हमारा 2 जून 2007 को, मतलब यहाँ पे डेट ऑफ फायर तक ये कह रहे हैं यहाँ से इस पीरियड में, तो वो कहता है कि 75,000 का सेल्स ऐसा है उसमें सेल्स में इंक्लूड जो डिस्पैच नहीं हुआ। तो हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ये कि हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास कितना है वो हम पता लगा है। अब आपके क्वेश्चन में बताया भी था मैंने कि जब गुड्स सेल मतलब क्या, सेल मतलब वो जो डिस्पैच होना चाहिए यहाँ पे, तो ये सेल्स डिस्पैच हुआ नहीं है, आपने सेल्स में लिखी हो लेकिन गुड्स नॉट डिस्पैच, तो डिस्पैच हुआ नहीं है और हमने उसको सेल्स में लिखे। तो यहाँ पे सेल्स मतलब क्या, सेल्स मतलब सेल्स एंड डिस्पैच होना चाहिए बेटा, हमारे पास से गुड्स जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं बोला तो हम यही मानते हैं कि जो सेल्स बोला वो डिस्पैच हो गया है, लेकिन अगर यहाँ पे उसने बोला है कि डिस्पैच नहीं हुआ है तो हमारा जो सेल्स है उसमें वो डिस्पैच सेल्स में इंक्लूड है लेकिन वो गुड्स डिस्पैच हुआ नहीं है, तो हमें उसको सेल्स से क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि डिस्पैच नहीं हुआ। अच्छा, परचेज मतलब क्या होगा यहाँ पे, परचेज एंड रिसीव्ड, तो हमेशा परचेज का फिगर दे तो हम यही मानते हैं कि वो रिसीव्ड हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ बोले तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। देख जैसे यहाँ पे देखो, परचेज अप टू 2nd of June 2007 इंक्लूड्स ए मशीनरी एक्वायर्ड फॉर ₹15,000। ये तो कोई और केस है, 15,000 की मशीनरी आपने परचेज करी, मशीनरी अकाउंट में आना था, वो परचेज में आ गया तो इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे कहते हैं परचेज अप टू 2nd of June 2007, मतलब इस साल की बात कर अभी, डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹30,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स as invoice not received up to the date of fire. These goods have remained in the godown at the time of fire। अभी क्या कह रहा है कि हम लोगों को 30,000 के गुड्स कोई सप्लायर से आए लेकिन इनवॉइस नहीं आया तो हमने लिखे नहीं, गुड्स रिसीव्ड हो गया ना, अब आपको लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए और लिखना चाहिए तो परचेस को आपने नहीं लिखे तो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे उस सेल्स को आपने नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि डिस्पैच नहीं हुआ, आपने सेल्स लिख लिए तो यहाँ पे हमको उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये 75,000 को हम माइनस करेंगे सेल्स में और ये 30,000 को हम सेल्स में क्या परचेज में ऐड करेंगे, क्योंकि लिखना चाहिए तो हमने नहीं लिखे तो ऐड करेंगे। यहाँ वो सेल्स में नहीं आना चाहिए था क्योंकि डिस्पैच ही नहीं हुआ है, तो सेल्स
में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने सेल्स में बता दी उसको, तो हमको सेल्स से क्या करना पड़ेगा, माइनस। ओके, आगे वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज फ्रॉम फायर ₹22,500 एंड दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब ये पॉइंट आपके लिए न्यू है यहाँ पे, दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। व्हाट इज दिस हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके ओके मुझे ख्याल नहीं आ रहा, शायद होमवर्क में ये वाला पॉइंट नहीं दिया था, मैंने आज दूंगा शायद। अगर दे दिया होगा तो अगर वहां पे आपको डाउट होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि आपका सेल्वेज था 22,500 के बाद दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी, क्या है अभी हम बात करेंगे, न्यू है इस क्वेश्चन में वाला पॉइंट। अब वो कहता है द इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी इज फॉर ₹1,20,000 एंड इट इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज और सर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अब हमको बनाना है वही सारी प्रोसेस हमारी। अब ये पीरियड का इसलिए बनाना है कि जीपी रेशियो नहीं दिया, यहाँ की जानकारी दी है ट्रेडिंग अकाउंट की, वो बनाएंगे। फिर करंट पीरियड का बनाएंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालें, फिर सेल्वेज माइनस करके लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे, फिर वो अपन पॉलिसी अमाउंट से कंपेयर करके एवरेज क्लॉज का डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, तो अभी कहानी शुरू होती है हमारी। लिखेंगे आप वर्किंग नोट नंबर 1, trading account for the year ended 31st March 2007, 7 के 6 7, इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 एक लाइन का ही ड्रॉ करेंगे आप। फिर 5 एक लाइन का ड्रॉ करोगे, इसके बाद आप 4-5 लाइन के स्पेस रखना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, नॉर्मल मेमोरेंडम ट्रेडिंग कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, तो उसमें फिर वो एबनॉर्मल का कॉलम नहीं रहता, इसको 6-7 एक लाइन का ड्रॉ करेंगे आप। ओके ड्रॉ की बेटा, शुरू करें। ओके अब आप नोट्स में देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/4/2006, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे वर्किंग नोट 1 में टू ओपनिंग स्टॉक 1,35,000, 1,35,000। फिर यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट ऑन 31st March 2007, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब वो 90% पे, तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लाएंगे, 1,62,000, 90% पे है
तो ये 90% पे है, तो ये 90% है, तो 100 कितना होगा, उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लेके आएंगे। 1,62,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,80,000। ओके, उसके बाद दिया परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, परचेज इस वक्त का, टू परचेज 6,45,000, 6,45,000। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, इस वक्त का सेल्स दिया हमको, बाय सेल्स 9 लाख। ओके, परचेज फ्रॉम 1/4/2007 टू 2 जून 2007, यहाँ पे पहले ओपनिंग स्टॉक आप लिख सकते हो, पहले टू ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल था 1,80,000, सो 1,80,000। फिर यहाँ पे लिख लो जो परचेज दिया, टू परचेज 2,25,000। अच्छा एक मिनट, परचेज में एडजस्टमेंट है, सर स्क्रीनर कॉलम में लिखो 2,25,000, 2,25,000 परचेज। अब सेल्स दिया है बेटा, बाय सेल्स, सेल्स फ्रॉम 1/4/2007 टू 2 जून 2007, इसे भी इनर कॉलम में लिखोगे, एडजस्टमेंट है 4,80,000। अब हमसे कहता है उसके बाद, सेल्स अप टू 2 जून 2007 इंक्लूड्स ₹75,000 बीइंग द गुड्स नॉट डिस्पैच टू कस्टमर, द सेल्स इनवॉइस प्राइस इज ₹75,000। तो इसमें 75,000 का गुड्स ऐसा जो डिस्पैच नहीं हुआ था। सो लेस, इसका मतलब जिस दिन आग लगी थी वो स्टॉक हमारे पास था। गुड्स नॉट डिस्पैच्ड 75,000, 4,80,000 माइनस 75,000, क्या था आपका 4,05,000। फिर उसके बाद कहता है हमसे, परचेज अप टू 2 जून 2007 इंक्लूड्स ए मशीनरी एक्वायर्ड फॉर ₹15,000। अब आपने मशीनरी एक्वायर्ड करे तो वो परचेज अकाउंट में थोड़ी ना आएंगे, परचेज अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में आना चाहिए था। मशीनरी अकाउंट में आना चाहिए था, हमने परचेज अकाउंट में लिख ली, तो यहां से हटाएंगे, लेस मशीनरी परचेज्ड। अब यहीं पे रहने देना इसको, अभी आउटर कॉलम पे मत लिखना, और एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब आप नोटबुक में पढ़िए बेटा, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपसे उसके बाद, परचेज अप टू 2 जून 2007 डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹30,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर एज इनवॉइस not received up to the date of fire. These goods have remained in the godown at the time of fire. जिस दिन आग लगी गुड्स हमारे पास था, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि हमने जब लाए अपने पास उसको रिकॉर्ड नहीं करते। मैंने पूछा क्यों नहीं रिकॉर्ड करे, तो कहते कि इनवॉइस नहीं आया था। अरे भाई इनवॉइस नहीं आएगा, गुड्स तो हमारे पास आ गया ना, तो भाई यहाँ पे हमको स्टॉक बढ़ाना पड़े, तो यहाँ ऐड करो प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज जो कि 30,000 रुपए का। अब इसको आउटर कॉलम पे लिखेंगे 2,40,000 रुपए का परचेज। ओके, और सैल्वेज दिए, और इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी, इसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। ओके, हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, जीपी रेशियो कैलकुलेट करो, 9 लाख प्लस 10,80,000, 10,80,000 माइनस 1,35,000 माइनस 6,45,000 कितना है 3 लाख। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो याद है 33.33%। और आप इसको ऐसा भी कह सकते ना, और ये 3 लाख है ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना है 9 लाख, तो कहना है से सेल्स 9 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट
3 लाख, तो कहना से ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ सेल्स, सेल्स का 1/3, तो क्या है 0.33 ना, 33.33, 0.33 में आगे राउंड ऑफ में 5-10 रुपए का फर्क आ जाता है, तो कहना है से 1/3 ऑफ सेल्स, सेल्स इज 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 3 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ सेल्स। ठीक है, अब आएंगे हम किस पे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे। टू ग्रॉस प्रॉफिट 4,05,000 का 1/3, 1,35,000। अब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल आएगा, 5,55,000, 5,55,000 माइनस 4,05,000, ये वो 1,50,000 बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर। तो जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था हमारा, 1,50,000 का। अब सेल्वेज क्वेश्चन में दिया है बेटा, सेल्वेज कितना दिया क्वेश्चन में, 22,500, तो लॉस ऑफ स्टॉक निकालते, पॉलिसी अमाउंट भी दिया, सारा कैलकुलेट करते। फिर जो मैंने कहा ना आपसे एक पॉइंट है उसके बारे में, ये जो मैंने अंडरलाइन किया नीचे में, इसके बारे में सबसे आखिरी में डिस्कशन होगा। ये लिखे आपने, इसके नीचे लिखो बेटा, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, statement of loss of stock. So stock on the date of fire, ये हमने अभी कैलकुलेट करे वर्किंग नोट नंबर 2 में, 1,50,000 की लेस सैल्वेज वैल्यू 22,500, तो यह है आपका लॉस ऑफ स्टॉक 1,27,500। नीचे लिखेंगे आप स्टॉक। अच्छा एक और चीज, स्टॉक कितना है अपना जिस दिन आग लगी, 1,50,000 का। पॉलिसी कितनी की निकाल रखे आपने, क्वेश्चन में दिया है, पॉलिसी आपने जो निकाल रखे हो, ये देखिए पॉलिसी कितने की निकाले बेटा, 1,20,000 की। तो भाई आपने इंश्योर्ड तो 1,20,000 ही कराए थे, लेकिन आप 1,20,000 ही कराए थे, लेकिन जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, 1,50,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था 1,20,000, बचा हुआ 30 हमारे भरोसे। तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, बिकॉज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन दी पॉलिसी अमाउंट। लिखेंगे आप स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, ओके, ₹1,50,000 है, जो कि मोर देन दी पॉलिसी अमाउंट, जो कि 1,20,000। देयरफॉर एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, क्लेम इक्वल्स टू इंश्योर्ड वैल्यू divided by stock on the date of fire multiply by loss of stock। इंश्योर्ड था 1,20,000 का, उस तारीख को स्टॉक कितना था अपने पास, 1,50,000 का, लॉस हुआ 1,27,500। तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1,02,000। अब आप बोलेंगे सर क्लेम कर लो 1,02,000, नुकसान हो तो 1,27,500,
लेकिन एवरेज क्लॉज था तो प्रपोर्शनेट आपका 1,02,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लो, सही बात है। अब इंश्योरेंस कंपनी से 1,02,000 तो हमने क्लेम करना चाहिए बेटा, लेकिन हमको क्वेश्चन में कहता है वो कि सैल्वेज था 22,500, अपने पहले यूज भी कर, लेकिन कहता है दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, लॉजिक समझना इसका भी मैं क्या करने जा रहा हूं। मेरे पास जो गुड्स जो बच गए थे, आग लगी गुड्स बच गए 22,500 के, तो वो मेरा 22,500 के मेरे गुड्स बच गए, तो वो तो कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुए, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं करूंगा बेटा। तो नुकसान नहीं हुए तो मैंने उसको माइनस करा, जो बचा हुआ था वो नुकसान है, वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करा। अब ये मेरे पास गुड्स रखे हुए 22,500 के, चलो बच गए मैंने बोला, और इंश्योरेंस कंपनी से हमने मांगे भी नहीं, इसको माइनस करके ये बचा। बोले चलो अब इसको अपन बाहर बेच देंगे बाद में, तो बात हो गई खत्म। मैंने बोला 22,500 के गुड्स बच गए, हमने उसका क्लेम भी नहीं मांगे, ये हमारा आ गया। गुड्स रखे हुए, फिर हमने कैलकुलेशन करे, हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोले नुकसान हुआ था 1,27,500, एवरेज क्लॉज अप्लाई करो, और इंश्योरेंस कंपनी को बोले कि 1,02,000 आप हमको दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोले ठीक है 1,02,000 तो दे देते हम, लेकिन जो आपके 22,500 के गुड्स बच गए ना, आप क्या करोगे? मतलब गुड्स बच गए, मतलब आपको क्या करना है? कोई मैं आपसे मैंने तो उसका क्लेम भी नहीं मांगा ना, मैंने तो भैया माइनस कर दिया, यहाँ पे बचे हुए का आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई करके क्लेम मांगा, ये तो मेरे पास रखा हुआ है, क्या दिक्कत है आपको? बोले नहीं आप क्या करोगे? मैंने बोला मैं इसको बाहर बेच दूंगा। तो बोले बाहर बेच दोगे, उससे अच्छा हमको दे दो। मतलब बाहर बेचूंगा तो 22,500 को बिकेगा, अब बाहर किसी को बेचू या आप लेके जाओ, मुझे क्या करना है? तो मैंने बोला ये जो मेरा क्लेम आता है वो क्लेम तो मैं लूंगा ही लूंगा, अभी आप किसी और को देने से अच्छा या आप ले लो। तो मैंने उनको दे दिया 22,500 में, मतलब मैं 1,02,000 का क्लेम तो लूंगा ही लूंगा, साथ में मेरे पास जो गुड्स रखे हुए तो उन्हें लेना चाहते तो मतलब ले लो, उनको दे दिए। तो अपन उनसे एक्चुअल में कितना लेंगे? तो ये 22,500 भी लेंगे ऐड, क्योंकि ये वो लेके चले गए। लिखो सैल्वेज्ड मटेरियल टेकन ओवर बाय इंश्योरेंस कंपनी। $22,500 टेकन और उनने ले ली, ठीक है ले लो भाई, जो क्लेम होता है वो तो दे ही दो, साथ में ये भी दे दो हमको। तो हमारा टोटल दिख रहा है कि भाई, हाँ मैं जूम कर लेता हूँ, टोटल क्लेम रिसीवेबल 1,24,500, 1,24,500, ठीक है। टोटल क्लेम रिसीवेबल 1,24,500। ओके समझे क्या हो बेटा? तो 22,000 का गुड्स हमारे पास रखा हुआ था, ये सैल्वेज गुड्स है, तो हमने उनसे क्लेम नहीं मांगे थे, हमने बराबर माइनस करे, प्रपोर्शनेट कैलकुलेट करे, वहां तक क्वेश्चन होता है अपना। लेकिन हमारे पास जो गुड्स बच गए थे वो लेना चाहते थे, हमने बोले हम बाहर बेचे या आपको दे, हमें क्या करना है? बाहर 22,500 को जाएगा, आप ले लो 22,500 में उनको दिए, तो ये तो लेंगे 1,02,000 प्लस ये 22,500 भी उनसे लेंगे, तो टोटल कितना? 1,24,500। तो ये इस क्वेश्चन में न्यू पॉइंट था। ओके अब आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके ओके नवंबर 2018 में क्वेश्चन आया था, अब अच्छे से आप समझेंगे बेटा। पहले ना मैं जानबूझ के आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के सबसे आखिरी में आप पहले ही सेंटेंस पढ़ लो, फायर ऑक्यूर्ड इन शॉप, बस ये ही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फायर ऑक्यूर्ड इन शॉप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इतना बस ध्यान में रखना, कहां आग लगी? शॉप में आग लगी। अब देखो हुआ क्या, अनफॉर्चुनेट लिमिटेड हैज ए गोडाउन, अनफॉर्चुनेट लिमिटेड का एक गोडाउन है, शॉप है और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इस कंपनी का एक गोडाउन है, एक यूनिट है जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, और एक उनकी शॉप है। गोडाउन इज यूज टू स्टोर गुड्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चर एज वेल एज टू स्टोर। अब वो क्या करते थे, गोडाउन था,
गोडाउन में उनके पास सब सामान आता था, जो कुछ वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फिर ट्रांसफर कर देते थे गोडाउन से, और फिर क्या करते थे बेटा, कुछ स्टोर एज वेल एज टू स्टोर फिनिश गुड्स। तो गोडाउन का जो मैन्युफैक्चर करते उसका सामान भी वहीं पे रखते थे बेटा, और उसके साथ वो गोडाउन में कुछ फिनिश गुड्स भी खरीदते थे, तो वो भी वहीं पे रखते थे। नाउ गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम गोडाउन एवरी डे इन द मॉर्निंग टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड शॉप। अब अच्छे समझना, ये मेरा गोडाउन है, इस गोडाउन से रोज गुड्स जाता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तीन जगह है अपनी, एक मेरा गोडाउन है, एक यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहां पे सब काम होता है, और एक मेरी शॉप है। तो रोज गोडाउन में रॉ मटेरियल भी रखा रहता है और फिनिश गुड्स भी रहता है। तो जो रॉ मटेरियल रखा रहता है वो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेज देते हैं, और गोडाउन में कुछ जो फिनिश गुड्स रहता है वो कहाँ पे जाता है, शॉप में जाता है। तो बोलता है गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम गोडाउन एवरी डे इन द मॉर्निंग टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड शॉप। इन्वेंट्री इन गोडाउन इज इंश्योर्ड फॉर ₹2। अब तीन अलग अलग जगह है, अभी अपने इस क्वेश्चन में तीन फिजिकल प्लेस डिफरेंट है, एक गोडाउन है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक शॉप है। तो आपने तीनों जगह का ना इंश्योरेंस निकाले। गोडाउन का इंश्योरेंस निकला हुआ है आपका 20 लाख रुपए का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंश्योरेंस निकाले आपने 30 लाख का, और शॉप का कितना, 5 लाख का। तो तीन जगह के तीन इंश्योरेंस निकाले। अब मैंने आपको जानबूझ के वो पहले पढ़ाया बेटा यहाँ पे कि आग लगी कहाँ पे, शॉप में लगी। तो मेरे को ये गोडाउन की जानकारी से कोई मतलब नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जानकारी से कोई मतलब नहीं, आग यहां लगी तो मेरे को वही बात करो जो शॉप की है, क्योंकि मेरे को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ना ही तो गोडाउन का निकालना है ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निकालना है। मेरे को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर शॉप का निकालना है जहां पर आग लगी। जब गोडाउन में आग ही नहीं लगी तो मैं क्या करूं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग ही नहीं लगी तो क्लेम तो होगा नहीं ना बेटा। तो वो क्यों दिया, फिर आपको कंफ्यूज करने, काम इंस्टीट्यूट का हमारा, ठीक है, वही काम है उनका, बच्चों को डराओ, कंफ्यूज करो, फिर आपको वही चीज को समझ। बच्चे जो अटेम्प्ट में आया तो बच्चे यही गिराएंगे और ये तीन तीन जगह है। अरे सिर्फ घुमाने दिया आपको, गोडाउन की इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई मायने नहीं रखती, आग लगी शॉप में, शॉप की बात करो। तो शॉप का जो हमने इंश्योरेंस निकाले वो कितने का निकाले, 5 लाख रुपए का। ये मेरा काम का 5 लाख रुपए, तो जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं इस कलर से, ब्लू कलर से, उस पर ध्यान रखना, वो मेरे काम का है। As on 31st December 2017, inventory in godown at cost ₹20। अब वो बोलते हैं देखो 31 दिसंबर 2017 की बात कर रहा है, 31 दिसंबर 2017, ठीक है, 31 दिसंबर 2017 की बात करता है। बोलता गोडाउन में इन्वेंट्री थी 26 लाख की, इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग में 12 लाख की, इन्वेंट्री शॉप थी 5 लाख की। मेरे को वो बात करो जो शॉप की, मेरे को बाकी बातें नहीं समझ में आती, ये बात करो। क्यों, क्योंकि वो गोडाउन में कितने की इन्वेंट्री मैं क्या करूं, वहां आगे नहीं लगी ना, उसका कोई काम का नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई काम का नहीं। शॉप में कितने की इन्वेंट्री थी, 5 लाख की। अब अपन ये देख लेते, ये ओपनिंग ही हो, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। अब आगे कहता है, वो लैक्स में फिगर है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन रुपीज इन लैक्स। अब समझो, अभी 31 दिसंबर 2000, यहां से कहानी समझना, 31 दिसंबर 2017 यहाँ का स्टॉक दिया है, 31 दिसंबर 2017 यहाँ का स्टॉक दिया है बेटा। अब ये जनवरी मंथ की जानकारी देता है आपको, फरवरी मंथ की देता है, मार्च की देता है, और फिर उसने अप्रैल मंथ पे पूरी नहीं, ऑब्वियसली जहाँ 28 को आग लगी ना, 27 की रात को, ठीक है, 28 तक, 27 जो भी, 27 की रात और मिडनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे 27 की रात और 28 की सुबह तक की उसने जानकारी दिया है। तो मेरे को बेटा यहाँ का पिछले का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पता है, लेकिन मेरे लिए क्या रेलेवेंट रखती है, सिर्फ शॉप। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और गोडाउन मेरे लिए कोई रेलेवेंस नहीं लगता, वहां आग ही नहीं लगी तो मेरे को काय का क्लेम निकालना रहेगा, वहां से नहीं निकालना रहेगा। अब देखो बताओ, सबसे पहला पॉइंट परचेज दिया। परचेज कौन कर रहा है तीनों में, जरा सोचो, गोडाउन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहा है कि शॉप कर रहा है, थोड़ा सेंटेंस पढ़ लेना। गोडाउन इज यूज्ड टू स्टोर गुड्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो परचेज का कहां, परचेज करके गुड्स कहां पे आ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, और फिनिश गुड्स यहां रखा है, लेकिन परचेज करके आ कहां रहा है, गुड्स इज यूज्ड टू स्टोर गुड्स परचेज। तो जो ये परचेज करे गुड्स, ये कहां रखा है, गुड्स परचेजेस जो हुआ कहां पे हुआ, बोलो कहां पे हुआ, गोडाउन में। तो ये मेरे कोई काम का नहीं, घुमाने के लिए दिया उसने। रिटर्न टू सप्लायर, वो गोडाउन में आया, परचेस करके गुड्स वहां पे आ रहा है ना,
यहाँ पे आता है, ये गोडाउन है ना, यहाँ पे बाहर से अपन ऐसे परचेज करते, फिर यहाँ से आगे जाता है, तो परचेज गोडाउन में हुआ, तो रिटर्न गुड्स हुआ, वो भी किसने कर, रिटर्न टू सप्लायर, ये भी कौन करेगा, गोडाउन ही करेगा। तो मेरे कोई काम करनी, मेरे को शॉप के बारे में बात करो। हाँ, अब उसने बोला यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप, अब मतलब ये गोडाउन से ये गया, ये जा रही गाड़ी ट्रिंग 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 ट्रिंग, ये शॉप में आई, तो गोडाउन से ये शॉप में ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, ये मेरे काम का है, ये शॉप में गुड्स आया बेटा। जब ये शॉप में गुड्स आया तो इट्स लाइक ए परचेज फॉर शॉप, शॉप में गुड्स आया, गोडाउन से आया, तो डेबिट करेंगे, स्टॉक बढ़ेगा। अब रिटर्न फ्रॉम शॉप, अब आपने शॉप से वापस कर, इट्स लाइक ए रिटर्न, सेल्स इट्स लाइक ए परचेज रिटर्न। आप देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है, वो मैंने लिखा वहां पे वो 5, अभी आपको स्टॉक ट्रांसफर, आप इसकी टोटल भी करो यहाँ पे, स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप, शॉप को ट्रांसफर के 26 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10, 81 का स्टॉक मेरे पास आया, फिर मैंने रिटर्न कर दिया 1 1 3, ये 3 को रिटर्न करा। अब आप परचेज में से माइनस करो, क्योंकि वो उतना, या क्रेडिट करो, बात एक ही है बेटा। सेल्स इन शॉप, अब सेल्स इन शॉप में कैसा हो बेटा, देखो इसने इज्जत से आपको बताया कि कुछ ऐसा है कि जिसपे ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स जब शॉप कर रही है, जब कस्टमर को बेच रही है शॉप, तो कुछ ऐसे आइटम है जो 10% मार्जिन पे बेच रहे, कुछ ऐसे आइटम है जो 12% मार्जिन पे बेच रहे। तो 10% मार्जिन पे कितना बेच रहे अपन, देखो ये 10 प्लस 12 22 प्लस 8 30 प्लस 4 34, ये जो 34 है वो 10% मार्जिन पे बेचे, इसमें जीपी निकालो, 34 मल्टीप्लाई बाय 10%, 3.4। और कुछ ऐसे आइटम है जो 12% के मार्जिन, तो आपने सेल कितना हुआ, लेकिन उसका 18 प्लस 12 30 प्लस 15 45 प्लस 5 50, ये 50 जो है वो 12% मार्जिन पे बिक रहा है, तो 50 का 12% होगा 6, तो टोटल सेल्स बेसिकली ये हुआ 34 प्लस 50, टोटल सेल्स मेरा 84 का हुआ, और मेरा जीपी कितना है 3.4 प्लस 6, 9.4 जीपी है मेरा। तो मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल गया बेटा, 3.4 6 9.4 ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स 84, ये ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है वो 5, ये परचेज, इट्स लाइक ए परचेज, हमारे पास स्टॉक आई, हमने रिटर्न करे, माइनस कर देंगे, सब तो पता चल गया। तो फिर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर निकल जाएंगी। वो आगे बोलता है फायर ऑक्यूर्ड इन शॉप इन द मिडनाइट ऑफ 27th of April 28 April 2018, entire stock was engulfed in fire, goods not good, goods। Okay, goods costing rupees 40,000 could be salvaged intact and balance goods recovered in damaged condition। अभी क्या बोलता है, जो भी हमारे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आएगा उसमें से 40,000 का गुड्स ऐसा है जो सैल्वेज है और बैलेंस डैमेज कंडीशन, मतलब 40,000 का गुड्स बच गया और बचा हुआ सपोज 10 लाख का गुड्स है, हाइपोथेटिकल के 10 लाख का गुड्स है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से 40,000 का गुड्स अच्छा है, बचे हुए 9,60,000 का डैमेज कंडीशन, टूटा फूटा आधा अधूरा जला हुआ है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस ऑफ फायर फाइटिंग एक्सपेंस और सैल्वेज ऑपरेशन अमाउंटेड ₹20,000, वो सैल्वेज ऑपरेशन बोलो उसको बचाने के लिए, या फायर फाइटिंग एक्सपेंस बोलो 20,000 रुपये का खर्चा है। Goods recovered in damaged condition could be sold at 40% of cost. The insurance policy at average cost compute the claim to be lodged with insurance company। अभी 40% क्या है कि जो गुड्स डैमेज हुआ है बेटा उसमें 40% रिकवर्ड होता है, तो 40% अगर रिकवर्ड हो सकता है जो डैमेज कंडीशन में गुड्स है तो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी, क्योंकि हम बाहर से रिकवर कर सकते हैं। इस पे अपन चर्चा और करेंगे 40% पे, अभी यहाँ ध्यान दो। जाना कैसे, ये क्वेश्चन लग रहा अलग है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, बस मेरे को मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना है। ये जनवरी से लेके 28 अप्रैल तक ओपनिंग स्टॉक, ट्रांसफर, रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट सब दिया है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल लो, सैल्वेज दिया है, बस लॉस ऑफ स्टॉक निकाल लो। है क्या क्वेश्चन में, बस इतना है कि बच्चे एग्जामिनेशन में आऊंगा, जिसने पढ़ा, जिसने मीनिंग निकाल सका, उसके लिए क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, मीनिंग निकालना नहीं आ रहा उसको, तो उसके लिए दिक्कत है बेटा, ठीक है। क्या आता है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, लिखो अब आप। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।
ये ब्रैकेट में लिख लेना। आप किसके बारे में बात कर रहे हो बेटा? सिर्फ शॉप के बारे में, बाकी लोगों से मेरे को कोई लेना देना नहीं। गो डाउन और मैन्युफैक्चरिंग से क्या करना? आग ही नहीं लगी, क्या क्लेम करोगे? फॉर दी पीरियड फर्स्ट ऑफ जनवरी टू 28th of April 2000, क्या था? 17 था ना, 18 है, 2018। ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन का ड्रॉ करना है इसको। रुपीज इन लाख से लिख लेंगे। ओके ओके, चलिए शुरू करें बेटा। लिखो आप सबसे पहले यहां लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 5 लाख। सिर्फ किसका लिखेंगे? शॉप का। वो 5 कहाँ गया भाई? वो 5 अभी ट्रांसफर हुआ शॉप में, गोडाउन से शॉप में आया, तो इट्स लाइक परचेज फॉर शॉप। यहाँ लिखो ट्रांसफर, इनर कॉलम में लिखना 81, फिर उसके बाद आपने रिटर्न कर दिए, लाइक परचेज रिटर्न। रिटर्न कितना है बेटा? 3, तो ये हो गया आपका कितना होगा? 78। फिर आपका ये हो गया रिटर्न, लिख लिए। सेल्स, आपका सेल्स टोटल कितना है? 84 बाय सेल्स 34 प्लस 50 84। फिर उसके बाद बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 34 मल्टीप्लाई बाय 10% 3.4, 50 मल्टीप्लाई बाय 12% 6, तो ये कितना हो जाएगा? 9.4। ओके, ये दिया ना बेटा यहाँ पे, ये 3.46 3.46। ओके, तो ये हो गया आपका 9.4 बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर balancing figure, stock on the date of fire balancing figure 5 plus 78 plus 9.4 92.4 minus 84 8.4। या आप रिटर्न या माइनस करें, क्रेडिट भी कर सकते थे इसको। ओके, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इफेक्ट एक ही आता ना, या माइनस करके लिखो या वहां पे बताओ। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 8.4। अब नीचे इसके बाद लिखो स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, statement of loss of stock, stock on the date of fire, stock on the date of fire, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, कितना आया वो? 8.4 लेस सैल्वेज गुड्स, जो बच गए गुड्स, कितने गुड्स बच गए? 40,000 के बोला था, रुपीज इन 1000 0.4, रुपीज इन लाख से तो 0.4 लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये हो गए 8 के। अब समझना, हमारे पास सैल्वेज गुड्स कितने थे बेटा? गुड्स कॉस्ट, सैल्वेज गुड्स से 40,000 के गुड्स बच गए। हमने बोले चलो 8,000 के गुड्स तो लॉस हो गए, लेकिन वो पूरे नहीं चले। जो देखो
ये सेंटेंस पढ़ना, गुड्स रिकवर्ड इन डैमेज कंडीशन, तो ये गुड्स बच गए 40,000 के, तो 8 लाख के गुड्स रिकवर्ड हुए डैमेज कंडीशन में। शेल बी सोल्ड एट 40% ऑफ कॉस्ट, ये गुड्स बच गए, ये डैमेज कंडीशन में है, 8 लाख के बचे हुए, तो बोलते इसमें से भी 40% रिकवर हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी वो हमको क्यों देंगी, जब 40% में रिकवर हो जाएंगे, मार्केट में हमें डैमेज गुड्स भी बेचेंगे तो हमको 40% रिकवर हो जाएंगे। सो स्टॉक रिकवर्ड इन डैमेज कंडीशन, 8 लाख के थे, 40% रिकवर्ड हो जाएंगे। स्टॉक रिकवर्ड इन डैमेज कंडीशन कुड बी सोल्ड, ऐसे लिख लो, कुड बी सोल्ड। अब उसको बेच सकते हैं मार्केट में, 40% मिलेंगे, कितना आएगा इसका 40, 3.2, तो ये 3.2 मेरे को मिल जाएगा जब मार्केट में बेचने से। 8 माइनस 3.2 4.8 बेसिक, 1 मिनट, और फायर फाइटिंग, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन मत करो फिर। ओके, समझ में आया 3.2 क्यों माइनस करा। ये गुड्स अच्छे है तो इसको तो अपन ने भाई ये तो क्लेम नहीं मिलेगा, बचे हुए 8 लाख डैमेज कंडीशन में वो मार्केट में बेचेंगे तो वो अपने को 40% रिकवर हो जाएंगे, तो वो भी लॉस नहीं हुआ 3.2, तो 4.8। अब इसके अलावा इतना 4.8 का नुकसान हो, इसके अलावा मैंने फायर फाइटिंग एक्सपेंस करा, तो फायर फाइटिंग एक्सपेंस किससे क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से। सो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज इन लाख 0.2, तो आपका टोटल लॉस हुआ 5 लाख का। टोटल लॉस कितना हुआ बेटा, 5 लाख। अब एक बात बताइए भाई, स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगी, स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगी, 8.4, देखो ऊपर 8.4 का स्टॉक था ना, लेकिन आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराए थे ना, यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट दी हुई है क्या, पॉलिसी अमाउंट इंपॉर्टेंट है ना, हाँ, ये शॉप की पॉलिसी अमाउंट इन्वेंटरी 5 लाख, ठीक है। अब पॉलिसी मैंने ले रखा था 5 लाख की, 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, बचे हुए मेरे भरोसे, तो 5 मेरे मतलब हम लोग के 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कहेंगी कि भाई 5 लाख रुपए मेरे भरोसे था, बचे हुए 3.4 आप आपने ज्यादा का स्टॉक रखे, तो मैं क्यों क्लेम दूं, तो प्रपोज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, देयरफॉर द एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, ठीक है। ओके चलो लिखो, अब इसके नीचे लिखूंगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, रुपीज लैक्स में लिख रहा हूं, 8.4 lakhs more than the policy amount rupees 5 lakh, therefore average clause will apply, therefore average clause will apply. So claim equals to insured value divided by stock on the date of fire multiply by loss. तो इंश्योर्ड वैल्यू कितनी बेटा, 5 लाख, स्टॉक कितना था 8.4, लॉस कितना 5, तो यहां पर ही आएगा 2.98 lakhs। ओके ओके 2.98 lakhs। अब हम आते बेटा क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, अभी है कुछ नहीं मगर वो पढ़ के मीनिंग निकालना आना चाहिए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे।
क्वेश्चन नंबर 15 पे बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 हमसे। आरटीपी मई 2019 में आया था क्वेश्चन, ऐसा एग्जामिनेशन में नहीं किया, तो वो लॉस ऑफ लॉस क्लेम कर रहे हैं हम, लॉस ऑफ फिक्स एसेट का, क्लेम ऑन लॉस ऑफ फिक्स एसेट। तो अब आपका उसके ऊपर अब ये क्वेश्चन आरटीपी मई 2019 पे आया था, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम उस पर एक क्वेश्चन में से सिलेबस में नहीं है, आपके मॉड्यूल सब पे नहीं दिया फिक्स एसेट का क्लेम कैसे करना उसके नुकसान पे, लेकिन आपको आरटीपी में दिया हुआ था मई 2019 की, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी करा ले। इंस्टीट्यूट आपका कोई भरोसा नहीं, किसी दिन मूड हुआ तो ये दे देंगे, है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। ओके A fire angered the premises of a business Mr. Preet on the morning of 1st of July 2018. The building equipment stock were destroyed and the salvage recorded the following. अब आग लगी Mrs. Preet in the premises of business of Mrs. Preet. अब तीन चीज हुई, बिल्डिंग की बात कर रहा है, इक्विपमेंट की बात कर रहा है, स्टॉक। आप बोलेंगे सर स्टॉक पता, आपने इतने क्वेश्चंस करा, इतना डिस्कशन किया, स्टॉक के बारे में पता, ये क्या आगे बिल्डिंग और इक्विपमेंट इस क्वेश्चन में दिया है बेटा। तो जो बिल्डिंग खराब हुई, आपकी इक्विपमेंट हुआ और जो स्टॉक था उसकी सैलवेज दिया, बिल्डिंग की 4000, इक्विपमेंट की 2500 और स्टॉक की 20000। द फॉलोइंग, स्टॉक की सैलवेज कितनी 20000। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, बिल्डिंग और इक्विपमेंट के बारे में भी पूछा है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग अदर इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉर्ड सेव्ड फॉर द पीरियड 1 जनवरी टू 30 ऑफ जून 2018। 1 जुलाई को आग लगी, लेकिन 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक हमको जानकारी उसने 6 महीने की दिया है। क्या जानकारी दिया है कि 6 महीने में सेल्स हुआ 11,50,000 का, सेल्स रिटर्न 40,000 का, परचेज 9,50,000 का, परचेज रिटर्न 12,500, कार्टेज इनवर्ट 17,500, वेजेस 7,500, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2017। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। मैं ये नहीं कह रहा बेटा जो नीचे चीजें लिखी उसको इग्नोर करना है, लेकिन जो नीचे जानकारी दी वो रिलेटेड टू बिल्डिंग है। बिल्डिंग की वैल्यू 31 दिसंबर 2017 को थी 3,75,000 और इक्विपमेंट की थी 31 दिसंबर 2017 को 75,000। तो ये जो बिल्डिंग और इक्विपमेंट है ना, ये बिल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में अपन चर्चा करेंगे बाद में, चिंता मत करो। अब इसने डेप्रिसिएशन प्रोविजन टिल 31 दिसंबर तक के, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा 1,25,000 और इक्विपमेंट पे लगा 22,500। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना बची हुई, ये बिल्डिंग और इक्विपमेंट की दी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम स्टॉक जो हम अभी तक करते हुए आए उसी पे हम चर्चा करेंगे। मगर हमें क्वेश्चन में आ गया था, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड सिंस डिसंबर 31 2017। 31 दिसंबर 2017 के बाद डेप्रिसिएशन उन्होंने लगाई नहीं है बिल्डिंग और इक्विपमेंट पे। The latest rate of depreciation is 5% per annum on building and 15% per annum on equipment by straight line method. SLM मेथड से बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5% है और इक्विपमेंट पे 15% है। नॉर्मली बिजनेस मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन नेट सेल। थैंक गॉड जीपी रेशियो हमको दे दिया 25% है। नेट सेल मतलब ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न के बाद 25% है जीपी रेशियो। And you are required to prepare the statement of claim for submission to the insurance company. उसने आपसे पूछा कि इंश्योरेंस कंपनी को सबमिशन करना है, क्लेम कितना करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तीन चीजें बेटा, एक, अब आपने उसने ऐसा नहीं बोला कि स्टॉक का क्लेम निकालो, क्लेम पूछा पूरा। तो बिल्डिंग भी है, इक्विपमेंट भी है और स्टॉक भी है। तो अभी 2 मिनट के लिए बिल्डिंग को और इक्विपमेंट को साइड में रखो, बहुत सिंपल है उसका। अभी अपन स्टॉक के, पता है आपको स्टॉक का, इतने क्वेश्चन की स्टॉक के बारे में पहले बात करते। अब जीपी रेशियो मेरे को 25% यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, तो है ही क्या, मैं बनाते ना अभी अपन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो 6 महीने का, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक। 1 जुलाई को आग लगी, फिर उसमें लिखते अपन यहाँ पे उसने क्लोजिंग स्टॉक पिछली है तो सैलवेज, 1 मिनट, क्लोजिंग स्टॉक दिया था कहीं मैंने, हाँ ये दिया हुआ है, ठीक है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ये दिया, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, फिर वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कार्टेज इन्वेंट, वेजेस सब लिख देंगे। जीपी रेशो दिया हमको यहाँ पे 25%, वो लगा देंगे सेल्स पे, तो हमें स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल जाएगा। फिर मैं उसके बाद इक्विपमेंट की, फिर यहाँ पे सैलवेज तीनों का दिया हुआ है, इक्विपमेंट की बिल्डिंग के बारे में भी मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। पहले आप ये कर लो, लिखेंगे अब आप
वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st January to 30th of June 2018। ओके, इसको ड्रॉ करो 7-8 लाइन का। सात आठ लाइन का इसको ड्रॉ करेंगे बेटा। किए शुरू करें बेटा। अब क्या क्वेश्चन में सिंपल है, ये फिगर यहां से लेते जाना अपने को, यहां से यहां तक बात करना। आप बुक में देखो बेटा, सेल्स देखो, सबसे पहले आपको वहां पे सेल्स दिया है। सो बाय सेल्स इनर कॉलम में लिखना, सेल्स रिटर्न भी है 11,50,000। सेल्स रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न 40,000, तो आएगा आपका 11,10,000। ओके, उसके बाद दिया परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखना। परचेज 9,50,000 लेस परचेज रिटर्न 12,500। 12,500 यह आपका 9,37,500। कार्टेज इनवर्ड 2, 17,500। डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, परचेज पे जो कार्टेज पे करते हैं वो है डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा, कार्टेज आउटवर्ड रहता तो वो सेल्स पे रहता, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं रहता है। वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 वेजेस, वो है आपका 7,500। स्टॉक इन 31 दिसंबर 2017, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक 1,50,000। 1,50,000, ठीक है। जीपी रेशो क्वेश्चन के आखिरी में दिया अपने को 25%, लिखो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 11,10,000 का 25%, 2,77,500। 2,77,500 by stock on the date of fire। Stock on the date of fire 1,50,000 plus 9,37,500 plus 17,500 plus 7,500, 277,500, 13,90,000 माइनस 11,10,000, 2,80,000। तो जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था बेटा? 2,80,000। अभी क्या हो गया, सैलवेज स्टॉक का दिया, अभी उन्हें इंश्योरेंस की पॉलिसी अमाउंट ये सब नहीं दिया है, तो वो एवरेज क्लॉज ये सब नहीं लगाना है। सिंपल याद रख, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 2,80,000,
इसकी सैलवेज दिया, कितनी सैलवेज दिया 20,000, तो 2,80,000 में से 20 माइनस करो, कितना आएगा 2,60,000, वो तो पता है। तो इसके बाद बिल्डिंग और इक्विपमेंट के बारे में भी कुछ कहा है, तो एक स्टेटमेंट बनाता हूं, उसमें तीनों चीजें लेके आता हूं, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एंड स्टॉक, तीनों अपन ले लेंगे। लिखो आप पहले यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। पहले समझ लेना बेटा, इसको कितने लाइन का, 6 लाइन का ड्रॉ करना। 6, एक आएगा आइटम कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन में ना कैलकुलेशन, रुको एक मिनट पहले मेरी सुन लो, यहाँ पे सुन लो पहले बेटा। एक आपका कॉलम आइटम कॉस्ट, डेप्रिसिएशन जो हेडिंग दी है ना उसमें मैं कैलकुलेशन भी करूँ, तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड रखना, सैलवेज और क्लेम, इसको ए पॉइंट, कॉस्ट बी, डेप्रिसिएशन सी, और ये डी। तो क्लेम क्या होगा बेटा, कॉस्ट, इसको अपन ओके, क्लेम ये ई पॉइंट, कॉस्ट माइनस मतलब बी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सैलवेज जो भी रहेगा डी। तो क्लेम आपका ई पॉइंट है। ओके, इसको 6 लाइन का, चलो ड्रॉ करो अब आप 6 लाइन का पहले इसको। ड्रॉ करो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? इतने क्वेश्चंस हमने क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक पे कितने क्वेश्चंस किए बेटा? इसके बाद एक थोड़ा सा एक सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ छोड़ता नहीं हूं मैं, हर चीज को कवर करना ही है। आप शायद ही जब सिलेबस खत्म होगा, मैं कह रहा हूं आपको, शायद ही आपको 0.1% भी ऐसी कोई चीज दिखेंगी जो सर ने सिलेबस की कवर नहीं कर, 0.1% भी नहीं मिलेगा, हर चीज कवर करेंगे। ओके, बस इतना है कि आपको मेरी सुनना पड़ेगा, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे वैसे पढ़ना पड़ेगा, रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा, हर सेशन आपने करे। अब डिपेंड रहता है आपका एग्जाम कब, अगर करीब में तो आप ज़्यादा लेक्चर दिन में देखो, अगर आपके पास समय है 3-4 महीने भी, 4 महीने भी, एक से लेक्चर भी देखे, तो आप रोज का रोज पढ़ते जाओ, सिलेबस टाइम पे हो जाएगा पूरा। ओके ओके, चलिए ड्रॉ किए बेटा, नहीं किए तो पता है आपको क्या, आपके पास तो पॉज बटन है, पॉज करो। ओके, चलिए सबसे पहले आ लिखो बेटा स्टॉक। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमने निकाले 2,80,000, तो उसकी कॉस्ट 2,80,000 आप लिख सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 1 से फिगर लाए, स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। उसकी सैलवेज वैल्यू क्वेश्चन की शुरुआत में दी है, कितना दी है 20,000, तो 20,000 की सैलवेज है, तो बताओ मेरे को 2,60,000 ही वही हुआ ना बेटा। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ 280, सैलवेज गुड्स 20,000, तो फिर 2,60,000 क्या हुआ आपका, 2,60,000 आपका क्लेम होगा, है ना। अब दूसरा बताता हूं आपको, बिल्डिंग लिखो, यहां पे बिल्डिंग लिखो, बिल्डिंग। अब अच्छे से समझ लो, बिल्डिंग समझ गया तो इक्विपमेंट आपको आप खुद ही कर लोगे, बिल्डिंग का समझ लो। अभी बिल्डिंग की कॉस्ट वैल्यू कब, बिल्डिंग वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2017 को 3,75,000 उसकी वैल्यू थी, 3,75,000, ठीक है। अब वो कहता है क्वेश्चन में हमको, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड सिंस December 31 टू 31 दिसंबर 2017 से, आंख कब लगी 1 जुलाई, मतलब 6 महीने बाद। वो 6 महीने तक 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करे। बिल्डिंग पे क्या रेट है 5% का। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट दिया है, इतना आपको पता होगा ना डेप्रिसिएशन की बेसिक चीज, कि या आप एसेट में क्रेडिट करते या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट दिया है, मतलब आपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट ना करते, आप किसको क्रेडिट करते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अकाउंट को। इसका तो आपने आज तक के बिल्डिंग पे कितना लगा दी 1,25,000, तो 3,75,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, 3,75,000 ओरिजिनल कॉस्ट है। मैंने आज तक के 1,25,000 डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं, प्लस
मगर 31 दिसंबर 2017 मतलब 1 जनवरी 2018 से लेके 30 जून 2018 तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। तो उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? एसएलएम बोला तो स्ट्रेट लाइन, तो आपको डब्ल्यूडीवी बोलता तो मैं बोलता 3,75,000 माइनस 1,25, तो रिटर्न डाउन वैल्यू आती, उस पे 5% बोलता। लेकिन उसने क्या बोला? 5% ऑन एसएलएम, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट ये है, इसका मतलब 3,75,000 पे 5%, 6 महीने का कितना हो रहा है? 3,75,000 पे 5%, 6 महीने का 9,375। इसका कैलकुलेशन ही नीचे कर रखा हूं। तो ये डेप्रिसिएशन कब का है बेटा? आपका 9,375। ये जो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिखा 9,375, ये डेप्रिसिएशन है 6 महीने का। 9,375 ये डेप्रिसिएशन कितना है? 6 महीने का। तो 1,25,000 प्लस 9,375, तो जिस दिन आग लगी जब तक उसकी डेप्रिसिएशन कितना हो गया उस पर? 1,34,375। 1,34,375। तो उसकी सैल्वेज वैल्यू दी यहाँ पे, बिल्डिंग की 4 इक्विपमेंट 2,500, इसकी 4,000 और इसकी दी यहाँ पे 2,500। आता इक्विपमेंट बाद में। तो मेरी कॉस्ट थी बिल्डिंग की 3,75,000, उस पे जिस दिन आग लगी वहां तक उस पे डेप्रिसिएशन लगा दिए 1,34,375 माइनस करा, तो बचते 2,46,25। उसकी सैल्वेज दिए 4,000, वो भी माइनस कर दिया, तो बचे कितने मेरे? 2,36,625। ये हो गया बिल्डिंग का। तो क्या करा उसकी जो भैया ये कॉस्ट थी, इतना डेप्रिसिएशन लगा अभी तक, सैल्वेज माइनस करा तो बचा हुआ उसकी क्लेम। बिल्डिंग के बाद लिखो अब यहाँ पे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे देखो दी हुई बेटा 75,000 रुपए, 75,000। उस पे अभी तक के डेप्रिसिएशन लग चुका है 22,500। सो 22,500 प्लस ये 6 महीने का भी नहीं लगा, तो 6 महीने का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे एसएलएम में 75,000 मल्टीप्लाई बाय इसका 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12, सो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये कितना आता है हमारा? 5,625। ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो नहीं लगा था, लगा ली हमने 28,125। तो 75,000 ओरिजिनल कॉस्ट, 28,125 अभी तक डेप्रिसिएशन, 2,005 से सैलवेज, तो ये आता है 44,375 इक्विपमेंट का क्लेम। तो टोटल क्लेम कितना आ जाएगा? अपन कर लो इसकी टोटल। $5,41,000। ओके, 5,41,000। ओके, डन। तो ये आरटीपी का क्वेश्चन है। कब आया था आरटीपी? मई 2019 में आया था बेटा, लेकिन हमने तो भी यहाँ कवर कर ली। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, तो आपने रेडी रहना, कभी आ गया तो हम उसके लिए तैयार है। ठीक है, था कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार देख लो तो अच्छा होता है। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आज का, और आज का सेशन जल्दी खत्म होगा बेटा, और उसके बाद फिर आज आपको ऑफ दे दिया जाएगा जल्दी। ये ना आपके पास तो रिकॉर्डिंग रहती है, आप पहले से देख लेते। अच्छा, आज का लेक्चर इतना बड़ा है, इतना छोटा है जनरली। एक सेकेंड, कितना? 15 आ जाओ। चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 नवंबर 2007 का है। ए कंपनी लॉन्च ए क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹5 लाख। कितने का क्लेम लॉन्च करे? 5 लाख रुपए का। इन सितंबर 2006 में हमने सितंबर 2006 में कंपनी से, अब ये अकाउंटिंग है, जनरल एंट्री पूछा अपने को। अभी तक तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ही निकालते थे अपन। ठीक है, चलो ये, मगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आया है तो हम कर लेते, बस सिंपल एंट्रीज पास करना है बस। तो सितंबर 2006 में आपने कंपनी को क्लेम लॉन्च करे 5 लाख रुपए का। द क्लेम वॉज सेटल इन फरवरी 2007 फॉर ₹3,50,000।
क्लेम आपको मिला, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है हम जो क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वो हमको देती है, हम इतना अमाउंट जो दिखते हैं ना क्लेम करे वो इंश्योरेंस कंपनी फिर खुद भी एनालाइज करती है सही है कि नहीं है। हम जब क्लेम लॉन्च करते हम तो एंट्री पास कर देते ड्यू की के रिसीवेबल है उनसे, लेकिन उन्हें उतना देना भी चाहिए, अगर उन्होंने उतना नहीं दिए तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारा बचा हुआ हमारा लॉस होता है। सपोज मैंने क्लेम किया 10 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 8 ही दी, तो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, तो अब आप हमने क्लेम करते 5 लाख, इंश्योरेंस कंपनी दी 3,50,000, तो हाउ विल यू रिकॉर्ड द शॉर्टफॉल इन क्लेम सेटलमेंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। वो पूछता तो 1.5 लाख रुपए कम मिले, उसकी क्या रिकॉर्ड करोगे? अरे उसके क्या, मैं सब बताता हूँ आपको, 5 लाख 3.5 लाख जो क्लेम 1.5 लाख कम मिला वो भी बताता हूँ। चलो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, लिखो जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट पहले यहां पे आपने लिखना बेटा, ये ऐसे लिखना, दो मिनट रुकना, ठीक है ऐसे लिखो, एट द टाइम लॉजिंग क्लेम, आपने क्लेम लॉन्च करे ना इंश्योरेंस कंपनी से, उस वक्त क्या एंट्री पास करेंगे। तो हमने क्लेम लॉन्च कर, हमको उनसे पैसा लेना है, अब हमको उनसे पैसा लेना है, इंक्रीज इन एसेट, तो विल पास एंट्री क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू क्लेम अकाउंट, हमको समझिए एंट्री क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू क्लेम अकाउंट 5 लाख, हमको उनसे लेना, अगर दे देते तो हमारे लिए इन कैश अकाउंट डेबिट टू क्लेम, हम लेकिन इनकम, ये देखो क्लेम रिसीवेबल मतलब हमने क्लेम लॉन्च करे तो अभी मिला नहीं, ये हमारी क्या है बेटा, इनकम है, इट विल गो टू P&L, ये क्या है हमारी एसेट, हमको उनसे पैसा लेना है। ओके, सो नरेशन बीइंग claim लॉन्च, ओके ये पहली एंट्री। अब उसके बाद लिखो एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, अभी सेटलमेंट की बारी आई, तो ये आपने कब पास करे थे ऊपर वाली एंट्री बेटा, ये जो एट द टाइम ऑफ आपने लॉन्च कब करते, सितंबर डेट नहीं दिया उसने, सितंबर 2006 में आपने एंट्री पास करे। ठीक है, अब आपका सेटलमेंट कब हुआ, फरवरी है ना, हाँ फरवरी 2007, कितने का था बेटा, 3,50,000। अब अपने को मिले कितने, अपन ने बोले रिसीवेबल है 5 लाख, मिला 3,85,000, तो हम बोलेंगे पैसा आया बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू, आपने एसेट क्रिएट कर क्लेम रिसीवेबल, अभी ये मिल गया तो इसको डिक्रीज इन एसेट, ये मिलने वाला था मिल गया तो ये डिक्रीज इन एसेट क्लेम रिसीवेबल, क्रेडिट टू क्लेम रिसीवेबल अकाउंट, 3,50,000, बीइंग क्लेम रिसीव्ड, लेकिन क्लेम आपने किए कितने का था, आपने क्लेम करे थे 3,50,000, 5 लाख का क्लेम, लेकिन आपको क्लेम मिला कितना, 3,50,000 का, तो आपने डेबिट करे 5 लाख से, क्रेडिट करे 3,50,000 से, तो उसमें बैलेंस आया ना 1,50,000 का। देखो ये मैं सबको समझाने बना रहा हूं, क्लेम रिसीवेबल अकाउंट बनाया मैंने, है ना, क्लेम रिसीवेबल अकाउंट बेटा। अब क्या हुआ, क्लेम रिसीवेबल अकाउंट हमने बनाया, मैंने डेबिट कितने से किया था, 5 लाख रुपए से, पहली दूसरी एंट्री में फिर मैंने क्रेडिट करा 3,50,000 आ गए, अब जो बचा 1,50,000 रुपए, बचा 1,50,000 रुपए, वो तो मिला नहीं ना बेटा, 5 लाख रुपए का क्लेम का 3,50,000 ही मिले, तो वो हो गया नुकसान। दिस विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू पास फॉर दिस लॉस 1,50,000,
claim receivable will be credited, so entry will be profit and loss account debit to claim receivable account. 1,50,000 कम मिला, वो नुकसान, that will go to profit and loss account. Write down third entry. Below this write down third entry. वो साल के आखिरी में आप P&L अकाउंट बनाते तो आप यहाँ लिख सकते हो. At the end of year, profit and loss account debit 1,50,000 to claim receivable account 1,50,000. Okay, being loss transferred to, ये आप ऐसे लिखते हैं, being 1,50,000 कम मिला, being balance of claim receivable transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो नुकसान है, हमको मिलने वाला नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, ऐसा पढ़ना आना चाहिए. भी देखो यहाँ पे क्या बोला, हाउ विल यू रिकॉर्ड द शॉर्टफॉल इन क्लेम सेटलमेंट इन द बुक. शॉर्टफॉल मतलब वो उतना ही दिया, 3,50,000 भी सेटल कर दी उनने, तो 3,50,000 पे सेटल कर, 1,50,000 नहीं मिलेंगे, तो लॉस विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है. कुछ चीजें और कहना, लेकिन आज का होमवर्क लिख लो. प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 7. प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 7. ओके, देखिए बेटा, अब आपने हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक पे करे, हर तरह, कुछ नहीं छोड़ा मैंने. ठीक है, हर तरह के, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस करे हो किए. अब बिफोर आई स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो बहुत एक डिटेल डिस्कशन है, बहुत मजा आएगा वहां पे, लेकिन नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे. अब इस पर बहुत लंबा डिस्कशन, जैसे आपने देखिए फर्स्ट सेशन में हमने इस पर कितनी देर डिस्कस किए थे, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, सब बैकग्राउंड बताया, तो फिर आपको मेमोरेंडम सिखाया था वहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या, हर चीज कंसेप्ट के बारे में बात किए थे. लेकिन अभी एक आपके नोट, जो मेरी बुक है, जो मैंने आपको बुक मिला, आपको जो बुक मिली है बेटा, उस बुक में आप देखो, एडनुक से जो आपको बुक मिली है, उसमें आपने देखे होंगे वहाँ पे शुरुआत के पेजेस टर्न कर, जहाँ थ्योरी लिखे, मेरे को पेज नंबर ख्याल नहीं है, मगर तीसरे चौथे पेज में, 5वें पेज में आपको एक ब्लैंक पेज दिख रहा होगा. देखो आप, अभी मेरे को पेज नंबर याद नहीं, मगर शुरुआत की थ्योरी जो लिखी है ना, शुरुआत की चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में जो थ्योरी लिखी हुई, उसके 4th या 5th पेज या 6th पे देखो, वहाँ पे एक ब्लैंक पेज होगा, और वहाँ पे लिखा हुआ होगा बेटा, उस ब्लैंक पेज में एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक लिखा है ना, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक. ठीक है, अभी मैंने कितने सारे एडजस्टमेंट हमने क्वेश्चंस में अभी तक आए, तो मैं आपकी आसानी, एडजस्टमेंट लॉस ऑफ स्टॉक हेडिंग देंगे और पेज ब्लैंक होगा वो पेज, तो वो पेज जो ब्लैंक है बेटा, वहाँ पे जो मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे जैसा मैं लिखूंगा आपको लिखना रहेगा. बस वो सारे लिख लो. अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया हो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, उसके सारे एडजस्टमेंट वहाँ पे लिखा के एक बार देता हूँ, तो आप जब आपके लिए रिविजन की ओर आसानी जाएगी. ठीक है, बस वो लिख लो, और आज का सेशन बस इतना ही लिखेंगे. अब आप पहले दो कॉलम बनाओ, एक तो एडजस्टमेंट क्या है और दूसरा इसका ट्रीटमेंट, अब एडजस्टमेंट कॉलम ऐसा बहुत नहीं, आप दोनों को इक्वल साइज में भी बांटो तो भी चलेगा. ठीक है, दोनों को इक्वल साइज में बांटे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट थोड़ा सा ब्रॉड रखना, और ट्रीटमेंट थोड़ा सा कम भी रखे तो चलेगा बेटा. ओके, इतना लिखो पहले, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ड्रॉ करना. मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, आप उसको, आपको मेरे साथ लिखते जाना है. फर्स्ट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज. ट्रीटमेंट क्या था, पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया, तो गुड्स हमारे पास से कम हुआ, तो आप यहाँ पे क्रेडिट टू मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स कम हो और आप चाहते तो
इसको परचेज में से बात ही की, परचेज में से कम करो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में क्रेडिट करो, ठीक है। और डिडक्ट फ्रॉम परचेज फर्स्ट। सेकंड करोगे आप नीचे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as free sample, as free sample, तो सेम एज अबो, सेम एज अबो। उसके बाद थर्ड लिखना, सेल्स इंक्लूड्स फॉर विच गुड्स नॉट येट डिस्पैच, जो अभी तक के बेचे नहीं है, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स। फोर्थ, परचेज इनवॉइस रिसीव्ड एक मिनट, हाँ इस तरह का, एक मिनट, परचेज इनवॉइस रिसीव्ड, ये भी हो सकता है कभी, चलो ये भी लिखाते तो, बट गुड्स नॉट येट रिसीव्ड। अभी समझना बेटा, अभी ये इस तरह का एडजस्टमेंट आया नहीं कभी, लेकिन आ सकता है। अभी देखो परचेज इनवॉइस कभी हो सकता है कि परचेज इनवॉइस हो गया, आ गया, तो आपने परचेज में लिख लियो, परचेज इनवॉइस आ गया मतलब आपने परचेज में लिख लिए, बट गुड्स नॉट येट रिसीव, लेकिन गुड्स अभी तक के आया नहीं है, तो यहाँ पे आपने परचेज में लिखना नहीं था। क्यों नहीं लिखना था? क्योंकि अभी तक के वो गुड्स आया नहीं। परचेज मतलब क्या? परचेज एंड रिसीव्ड। तो यहाँ पे इनवॉइस आ गया लेकिन गुड्स नहीं आया, तो आपने परचेज में लिखना नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना चाहिए? अगर लिख लिए तो डिडक्ट फ्रॉम परचेज, मतलब समझे, इनवॉइस आ गया, गुड्स नहीं आया, और अब परचेज में लिख लिए तो गुड्स आया नहीं, तो गोडाउन में था ही नहीं जब आग लगी, तो डिडक्ट फ्रॉम परचेज। ऐसा भी हो सकता है कभी, ठीक है। चलिए फिफ्थ लिखो बेटा, फोर्थ लिखे 4 तक, उसके नीचे 5th 6 लिखते जाना। फिफ्थ, गुड्स रिसीव्ड बट परचेज, ऐसा भी हो सकता है गुड्स आ गया लेकिन परचेज इनवॉइस नॉट येट रिसीव, आपने परचेज इनवॉइस अभी तक की मिला नहीं, तो आपने परचेज की एंट्री पास नहीं करी, लेकिन गुड्स आ गया तो आपने लिखना चाहिए था। तो ऐड टू परचेज, ऐड टू परचेज। सिक्स्थ, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन रिकॉर्डेड इन वेजेस। अब इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस था तो वेजेस में लिखना नहीं चाहिए, तो वो आप जो भी एसेट थी उसमें ऐड होना चाहिए था, तो आपने वेजेस में लिखा, तो डिडक्ट फ्रॉम वेजेस। 7 पॉइंट, मशीनरी परचेज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। तो मशीनरी परचेज करे, परचेज में लिख दिया तो उससे माइनस करो, पर डिडक्ट फ्रॉम परचेज। 8, सेल्स ऑन अप्रूवल A point, no approval received, तो इसको नॉट कंसीडर एज सेल, इसको अपन सेल नहीं मानते, नॉट कंसीडर एज सेल्स। अब सेल्स नहीं है, अप्रूवल नहीं मिला, तो अपन इस सेल्स में से माइनस करते, एक्चुअल सेल निकलने, डिडक्ट फ्रॉम सेल। और साथ में
ये गुड्स के मालिक हम है मगर कस्टमर के पास रखा हुआ है, तो हम इसको लिखते कॉस्ट ऑफ स्टॉक विथ कस्टमर shown on credit side of memorandum trading account इसमें और एक पॉइंट बेटा बी पॉइंट, अप्रूवल रिसीव्ड, तो इसको क्या करते हम कंसीडर एज सेल्स। तो इसमें तो ये सेल्स का एक पार्ट होता है, कंसीडर एज सेल्स। यहाँ पे इस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं, बस इट विल बी पार्ट ऑफ सेल्स ऐसा लिख देता हूं भलाई मैं, इसका पॉइंट लिख रहा हूं, इट विल बी ए पार्ट ऑफ सेल। ओके, इट विल बी ए पार्ट ऑफ सेल। ओके, बस एक और लिख लो पॉइंट, मेरे को दिमाग में आ रहा है, एक और लिख लो, इतना लिखे बेटा एक और पॉइंट लिख लो बस। 9th, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ऐड टू लॉस ऑफ स्टॉक। क्यों लॉस ऑफ स्टॉक का ऐड करते? क्योंकि ये भी हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते। ओके, तो ये हमारा लॉस ऑफ स्टॉक यहाँ पे हमने सब करे बेटे समराइज। अब आप जब भी क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, इसको लिखे पहले फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऐड टू लॉस ऑफ स्टॉक। अब जब भी क्वेश्चन करोगे तो उसके बाद एक पहले पूरा एक बार रिवाइज कर लेना। अब आप करो कोई भी क्वेश्चन, आप कॉन्फिडेंट नहीं, अगर आपने मैंने जितनी बातें कहा हूँ प्रॉपर प्रैक्टिस ड्रिल सारे किए हो तो कॉन्फिडेंटली आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन से विल स्टार्ट नेक्स्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, देखो यहाँ पे कुछ ख्याल है आपको? कुछ ख्याल है? क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक है बेटा। अब क्या करेंगे अपन, ये क्लेम ऑफ लॉस ऑफ यहाँ से प्रॉफिट कंप्लीट। ओके, और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ फिक्स एसेट का भी आपको बताया क्वेश्चन, इसे यहीं पे ऐड कर दिया। ओके, तो इस पे बहुत डिस्कशन करें, जैसे इस पे शुरुआत में की थी ना अपन, ये बताया था, फिर उसके बाद लॉजिक बताया था, आग लगी, फिर स्टॉक निकालना है कैसे निकालेंगे, एवरेज क्लॉज का कंसेप्ट सिखाया आपको, फिर इस तरह से कैलकुलेशन बताया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया, ठीक है, जीपी रेशो के बारे में बताया। ऐसा ही बहुत कुछ डिस्कशन अब अपने को किसका करना रहेगा, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।